हेलो फ्रेंड्स। यार आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला डिस्कशन का वो आप लोग के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2 है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इससे पहले मैंने सेशन नंबर 1 में आपको चैप्टर नंबर 1 कराया था, यानी कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर आप लोगों ने वीडियो देख ली है तो ठीक है, अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो। सो माय नेम इज सर्च थापर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1950 टू 1990। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहें। अब यार देखो, इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं 1950 से लेके 1990 के बीच में इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, उससे पहले एक चीज समझ लो कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग को समझ लोगे काफी चीजें आपको वैसी समझ आ जाएगी। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज। जो हमारे कंट्री के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लैंड हो गया, वाटर हो गया, या कोई भी तरह का रिसोर्स है हमारी कंट्री का, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज में नेशन की प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंगली लगाएंगे। जो हमारे देश के लिए अच्छा होगा हम लोग उसी तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज करेंगे। उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। यार इसका मतलब होगा कि आप लोग पहले से ही प्लानिंग करके चलो कि रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करना है ताकि जो देश है उसका डेवलपमेंट हो जाए। उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। आगे चलते हैं। गोल्स क्या होते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के? दो गोल्स होते हैं, एग्जाम में भी आते हैं ये। दो गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स उनको बोलते हैं जिनका पीरियड ऑफ टाइम 20 ईयर्स होता है, और शॉर्ट टर्म गोल्स हम उन्हें बोलते हैं जिनका पीरियड ऑफ टाइम 5 ईयर्स होता है। जनरली एग्जाम में शॉर्ट टर्म गोल्स पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम दोनों को डिस्कस करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स। पहले हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म गोल्स को। ठीक है भाई, लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में मैंने यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें बताई हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है भाई, लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। मॉडर्नाइजेशन, सबसे पहला जो लॉन्ग टर्म गोल होता है वो होता है मॉडर्नाइजेशन। अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इन सोशल आउटलुक। अगर आप लोग आज से 20 साल पहले वाला इंडिया देखोगे तो टेक्नोलॉजी में हम लोग इतने ज्यादा एडवांस्ड नहीं थे जितने आज हम लोग हैं। यानी कि 20 साल में हमारा जो मॉडर्नाइजेशन है वो काफी अच्छा हो गया है। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। 1950 से लेके 1990 के बीच में ऐसा नहीं था। हम लोग डिमांड कर रहे थे फॉर मॉडर्नाइजेशन। बाकी कंट्रीज काफी अच्छे से ग्रो कर रही थी, लेकिन इंडिया इस मामले में, यानी कि टेक्नोलॉजी के मामले में ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रही थी। लेकिन 20 साल के अंदर अंदर, यानी कि 1990 से लेके 2000 और 2000 से लेके 2020 में काफी ज्यादा चेंजेस आए। यानी कि हर 20 साल में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, 20 साल में या 20 साल के अंदर अंदर। दूसरा होता है सेल्फ रिलायंस बनना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेल्फ रिलायंस बनना। उस टाइम नीड भी थी इस चीज की हमें, और आज भी नीड है। सेल्फ रिलायंस मतलब होता है आत्मनिर्भर, जिसके बारे में मोदी जी काफी बार बोल चुके हैं, सेल्फ रिलायंट बनो। रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, दूसरे देश के ऊपर मत डिपेंडेंट रहोगी, ये चीज हमें वहां से मिलेगी, ये चीज हमें यहाँ से मिलेगी। रॉ मटेरियल हम लेंगे चाइना से, पाकिस्तान से, अमेरिका से। इस चीज के ऊपर हम लोग कम डिपेंडेंट है तो ज्यादा बढ़िया है। हम लोग सारी चीजें इंडिया में बनाए, यानी कि मेक इन इंडिया। तीसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जीडीपी को बढ़ाना, हमारे देश में प्रोडक्शन को बढ़ाना, गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाना, ये भी एक लॉन्ग टर्म गोल है। फोर्थ लॉन्ग टर्म गोल है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर हो, इनइक्वल ना हो। इनइक्वलिटी को कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया में जो बंदा अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। इस चीज को खत्म करना है, इनइक्वलिटी को खत्म करना बहुत जरूरी है। उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है भाई। अगला लॉन्ग टर्म गोल है फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना इकोनॉमी को, यानी कि पूरी की पूरी कंट्री को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। वो सारे बंदे जो कैपेबल है, यानी कि जिनकी वर्किंग एज है, वो सब के सब अगर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में लगे रहें तो उसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, अभी तक ये अचीव नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या क्या है? शॉर्ट टर्म गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स और 5 ईयर प्लान्स बोल सकते हो आप। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स या शॉर्ट टर्म गोल्स वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान डिपेंडिंग ऑन करंट नीड्स ऑफ द कंट्री। शॉर्ट टर्म गोल्स यार ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, यानी कि 5-5 सालों के लिए होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि करंटली क्या किस चीज की नीड है, उस चीज को ग्रो किया जाए। जैसे फर्स्ट प्लान में हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दिया था, सेकंड में हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दिया था, और इंडिया की ग्रोथ और इक्विटी की बात करें ये हमने नेक्स्ट वाले प्लान में सोचा था। द गोल ऑफ करंट 5 ईयर प्लान, यानी कि 2012 से लेके 2017, वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई करंट 5 ईयर प्लान में। तो शॉर्ट टर्म 5 ईयर प्लान सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चलते हैं।
एग्रीकल्चर की बात करें कि 1950 से लेके 1990 के बीच में एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था इंडिया में, तो प्रोडक्टिविटी कम थी, बहुत ही कम प्रोडक्टिविटी थी। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जितने बंदों की नीड भी नहीं है उतने बंदे बंदे एक जगह पे एम्प्लॉयड हैं। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, हमें पता ही है कि इंडियन एग्रीकल्चर कितना ज्यादा डिपेंडेंट था रेनफॉल के ऊपर। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब हो गया फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर पाए, वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही प्रोड्यूस करते थे। आउट इनपुट जो थे वो ट्रेडिशनल थे, सीड्स वगैरह वो जो थी वो सब पुराने तरीके से थे। होल्डिंग्स की बात करें तो फार्मर्स के पास ज़्यादा लैंड होल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली 1950 से लेकर 1990 के बीच में अच्छी टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं थी। और लैंडलॉर्ड और टेनेंट यानी कि किराएदार और यू कैन से जमींदार के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भाई तीन तरह की प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल प्रॉब्लम्स की। जनरल प्रॉब्लम्स में क्या आता है, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। लैंड कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये बहुत दिक्कत हो रही थी कि बंदा वहाँ पे रहेगा या प्रोडक्शन करेगा, क्या करे, ये बहुत दिक्कत थी। और लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन भी बहुत दिक्कत आ रही थी कि लैंड डिग्रेड होती जा रही थी यानी खराब होती जा रही थी, वहाँ पे प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रही, इतनी ज़्यादा लैंड खराब हो रही थी। सबसिस्टेंस फार्मिंग, फार्मर सिर्फ अपने लिए बना पा रहे थे, मार्केट के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता था। सोशल एनवायरनमेंट भी ऐसा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे लेकिन कुछ आउटकम नहीं आ पाता था उससे। क्रॉप लॉसेस बाय पेस्ट इंसेक्ट्स, पेस्ट और इंसेक्ट्स हो गए, फ्लड, ड्रफ्ट, इन सब चीज़ों से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था यानी कि हमारी जो क्रॉप्स थी वो खराब होती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसेक्ट और पेस्ट वगैरह थे। उस टाइम पे इंसेक्ट्स और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ था भी नहीं 1950 से लेकर 1990 के बीच में, तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती थी उस टाइम पे। इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स की बात करूं तो स्मॉल और स्केटर्ड लैंड होल्डिंग्स, फार्मर्स के पास ज़्यादा लैंड्स नहीं होती थी और होती भी थी तो आधी अधूरी, आधी पंजाब में है, आधी हरियाणा में है। तो बंदा यहाँ प्रोड्यूस करे या यहाँ प्रोड्यूस करे, दो दो जगह पे एक साथ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बहुत दिक्कत आती थी उसको। वो भी छोटी छोटी लैंड थी कि किराए पे भी नहीं दे सकता वो। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स नहीं थे अच्छे खासे। क्रेडिट फैसिलिटीज बिल्कुल भी नहीं थी, मार्केट फैसिलिटीज नहीं थी उस टाइम पे, बहुत दिक्कत आती थी फार्मर्स को। तीसरी जो प्रॉब्लम थी इंडियन एग्रीकल्चर की वो थी टेक्निकल प्रॉब्लम्स। इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी। इरिगेशन फैसिलिटीज मतलब वो जो वाटर देना होता है क्रॉप्स को, वो फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। क्रॉपिंग पैटर्न बिल्कुल भी सही नहीं था फार्मर्स का। और टेक्निक की बात करें तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बहुत बेकार हो चुकी थी, बहुत आउटडेटेड थी। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड। पहला है हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जिनको हम लैंड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इंटरमीडियरीज को हटाया। इंटरमीडियरीज को हटाने का मतलब क्या है, जैसे ये प्रोड्यूसर है यानी ये फार्मर है, यू कैन से वो कोई चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, ये फार्मर है, हाँ ये फार्मर है, कोई चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, इसको मार्केट में बेचना है। फार्मर खुद कभी भी मार्केट नहीं जाता था, एक बंदा बीच में आता था जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडियरी। ये करता था फार्मर से गुड्स लेता था और इसको मार्केट में बेचता था गुड्स को। इससे क्या होता था, ये सारे पैसे खुद खा जाता था ज़्यादातर और फार्मर्स को कम पैसे देता था प्रोडक्शन के। इसलिए इनको हटाना बहुत ज़रूरी है, इन इंटरमीडिएट्स को हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हट जाएंगे, ये हट गए ये, तो क्या होगा, फार्मर डायरेक्टली मार्केट में सेल कर पाएगा चीज़ों को जिससे प्रॉफिट उसका मैक्सिमाइज होगा। ये वाला रिफॉर्म करा गया सबसे पहला, ठीक है भाई। दूसरा, रेंट कंट्रोल किया गया, रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेंट को कंट्रोल किया गवर्नमेंट ने कि जो लैंडलॉर्ड्स है वो ज़्यादा रेंट चार्ज ना कर पाए फार्मर से। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, जिनके पास आधी अधूरी लैंड पंजाब में आधी हरियाणा में, उनको कंसोलिडेटेड लैंड दे दी गई कि आप पूरी की पूरी लैंड या तो पंजाब में ले लो या हरियाणा में ले लो, ऐसे आधी अधूरी लैंड से आपका काम नहीं होगा। लैंड होल्डिंग्स पे सीलिंग लगा दी गई और कोऑपरेटिव फार्मिंग की गई। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब सबने मिलके एक साथ फार्मिंग करी, जिससे क्या हुआ कि सबकी प्रोडक्शन अच्छे से हो पाई, सारी फार्मर्स की प्रोडक्शन अच्छे से हो पाई। जनरल रिफॉर्म्स की बात करूं तो इरिगेशन फैसिलिटीज को अच्छा करा गया, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई फार्मर्स के लिए, मार्केट सोसाइटीज बनाई गई, मार्केटिंग सोसाइटीज, मार्केट को अच्छा किया गया और सपोर्ट प्राइस पॉलिसी गवर्नमेंट ने तय करी कि किस तरीके के प्राइस में आप एग्रीकल्चर को बेच सकते हो मार्केट में। टेक्निकल रिफॉर्म्स अगर मैं बात करूं जिनको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ग्रीन रेवोल्यूशन और यू कैन से टेक्निकल रिफॉर्म। सबसे पहला रिफॉर्म आया था HYV सीड्स को यूज़ करना, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, यानी कि ऐसी सीड्स जो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन देती हैं कम टाइम में। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना ताकि इंसेक्ट्स और पेस्ट ना लगे क्रॉप में, क्रॉप बनी रहे, अच्छी बची रहे क्रॉप।
साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप को किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, कहाँ पे कौन सी प्रोड्यूस करनी है क्रॉप, उसके लिए साइंटिफिक मेथड्स आए जिससे प्रोडक्शन इंप्रूव हुई। और मॉडर्नाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के भी नए नए तरीके आ गए। आगे हम आते हैं अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की क्या क्या अचीवमेंट्स थी? सबसे पहली अचीवमेंट थी राइज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन बढ़ी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई, दो दो चीजें बढ़ गई, यानी प्रोडक्शन भी अच्छी हुई और आगे चांसेस भी बढ़ गए प्रोडक्शन के। इनकम बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो फार्मर्स की अर्निंग ज्यादा होंगी। कमर्शियल फार्मिंग स्टार्ट कर दी फार्मर्स ने। अब कमर्शियल फार्मिंग मतलब बेचने के लिए भी स्टार्ट कर दी। पहले वो लोग सिर्फ अपने लिए बनाते थे, अब बेचने के लिए भी उन्होंने बनानी स्टार्ट कर दी। इम्पैक्ट ऑन सोशल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी आई अच्छी सीट से, क्या हुआ, जो सोशल रेवोल्यूशन होने लग गया, डेवलपमेंट होने लग गया सोसाइटी का। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी अब, क्योंकि फार्मिंग एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वर्कर्स को एम्प्लॉय कर सकते हो अपनी फार्म में। और सब्सटेंशियल राइज इन एक्रेज, एक्रेज में भी सब्सटेंशियल राइज होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट आता है फेलियर्स क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, कुछ फेलियर्स भी थे। सबसे पहला फेलियर ये था कि ज़्यादा स्टेट्स में नहीं जा पाए, ग्रीन रेवोल्यूशन ज़्यादा स्टेट्स में नहीं हो पाया। बेसिकली ये पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड आंध्र प्रदेश में हुआ। पॉवर्टी की बात करें तो ज़्यादा पॉवर्टी इससे कम नहीं हुई, थोड़ी सी पॉवर्टी कम हुई। लैंड रिफॉर्म्स को निगलेक्टेड कर दिया गया, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में तो सोचा ही नहीं कि लैंड को भी तो बचाया जाए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स लैंड में यूज़ करोगे तो लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है, लैंड खराब हो जाती है, बंजर हो जाती है ज़मीन। इंक्रीज इन इनकम डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाते थे जितने बिग फार्मर्स कर पाते थे। और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, यानी कि जो स्पीशीज़ वहाँ पे होती थी, यानी कि जिस भी तरह के एनिमल्स वहाँ प्रेजेंट होते थे वो वहाँ पे नहीं रह पाते थे, क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादा केमिकल्स को यूज़ कर लिया एक ही जगह पे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यू कैन से राइस, व्हीट, इन सब के प्रोडक्शन के लिए आपने केमिकल्स डाले हैं, जिस वजह से वहाँ का जो इकोलॉजिकल है वो डिग्रेड हो गया है। स्पीशीज़ वहाँ पे सही से नहीं रह पा रही, एनिमल्स वहाँ पे सही से नहीं रह पा रहे। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा नीड होती है। पहले एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, फिर इंडस्ट्री पे। दो चीज़ें होती हैं एक इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, दोनों को इम्प्रूव करना एक अच्छी बात है। इंडस्ट्री के बारे में बात की जाए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या रोल है इंडिया में। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंस क्या है इंडस्ट्री की? इंडस्ट्री होती क्या, पहले एक चीज समझ लो। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जो लोग सेम काम कर रहे हैं हमने उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जैसे कि एक पर्टिकुलर हो गई इंडस्ट्री, जैसे कि आजकल बहुत सारा नेपोटिज्म हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसी बहुत सारी तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, नॉट नॉट ओनली दिस बॉलीवुड इंडस्ट्री, जिसको लेके आप लोग काफी टाइम से ट्रोल कर रहे हो। करना भी चाहिए यार, बेकार है वैसे तो थोड़े ये फिल्म इंडस्ट्री। मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा इस बारे में। हम लोग बाकी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं जो इंडिया में है, लाइक स्टील इंडस्ट्री हो गई, मेटल इंडस्ट्रीज हो गई। इन सब इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। उनकी नीड क्यों थी, क्यों होती है हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर की नीड? पहला, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, नेशनल इनकम को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इनका रोल रहता है। रीजनल बैलेंस बना रहता है। रीजनल बैलेंस क्या, दिल्ली में भी इंडस्ट्रीज हैं सपोज, महाराष्ट्र में भी इंडस्ट्रीज हैं, और भी बाकी स्टेट्स में इंडस्ट्रीज हैं, तो सब में सब स्टेट्स का ग्रोथ होगा। मॉडर्नाइजेशन होगा, ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री होगी उतना मॉडर्नाइजेशन होगा। जैसे क्लोथ इंडस्ट्री की हम लोग बात करें, कपड़ा इंडस्ट्री की बात करें, तो कपड़े में तो भाई साहब इतनी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है और हो भी रही है, होनी भी चाहिए। हेल्प्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को भी मॉडर्नाइज किया गया है। सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया हमारा, हम लोग खुद पे डिपेंडेंट होने शुरू हो गए अब। हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, ग्रोथ भी अच्छी होने लगी। की टू हाई वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट, हमने एक्सपोर्ट भी ज़्यादा बढ़ाया। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देशों को अपना माल बेचना जो था, हमने वो ज़्यादा कर दिया, जिससे हमारा कंट्री का जो प्रॉफिट है बढ़ गया। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ। चेंज इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, पहले जो था स्ट्रक्चर इकोनॉमी वो था एग्रीकल्चरल बेस्ड, अब इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर दोनों पे बेस्ड हो गया है। एम्प्लॉयमेंट वाली बात मैं पहले बता चुका हूँ, तो दोनों में से आप एक पॉइंट लिख सकते हो। पहला पॉइंट भी यही था। इम्पार्ट्स डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस, ग्रोथ प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ प्री कंडीशन फॉर द फाइनल टेक ऑफ एन इकोनॉमी। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक पहली कंडीशन है, या ये मान लो कि अगर आपको इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। इंडिपेंडेंस के बाद से लेके अब तक का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा रहा, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो शेयर था इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में,
वो 20% से बढ़ गया था 2013 से लेके 2014 के बीच में। यानी जितना पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर का रोल था जीडीपी में, उससे 20% ज़्यादा बढ़ गया था आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और यू कैन से जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज आने लगी उतना ज़्यादा हमारा जीडीपी बढ़ता गया। और फॉलोइंग चेंजेस आए इंडस्ट्रियल सेक्टर से हमारी कंट्री में। जैसे जैसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग फैसिलिटीज, इन सब में इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरियाज में भी हम लोग अच्छे होने लगे। पब्लिक सेक्टर अच्छे से एक्सपेंड करने लगा। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बिल्डअप होने लगी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो मशीनरी वगैरह बनाते हैं। ग्रोथ ऑफ नॉन एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, वो वाली इंडस्ट्रीज भी बढ़ चढ़, वो भी इंडस्ट्रीज फेमस हो गई। यानी कि उन्होंने भी प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया जो नॉन एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। प्रॉब्लम्स क्या आती है यार, हर चीज़ की प्रॉब्लम होती है। ऐसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की भी कुछ प्रॉब्लम थी इंडिया में, यू कैन से। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको एक एक करके बताता हूँ यहाँ पे। सबसे पहली प्रॉब्लम थी सेक्टोरल इम्बैलेंसेज। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हैव फेल्ड टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। एक्चुअली हुआ क्या कि इंडस्ट्रियल सेक्टर तो डेवलप होने लग गया, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर अगर अच्छा नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं होगा, तो इंडस्ट्रीज कैसे ग्रो कर पाएंगी। इंडस्ट्रीज तो वही चीज़ें बेचेंगी जो एग्रीकल्चर सेक्टर बनाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी बेच पाएंगी। अगर इधर इधर ही सेक्टोरल इम्बैलेंस है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे अच्छे से ग्रो कर पाएगा। रीजनल इम्बैलेंसेस थे। कुछ स्टेट्स ने रीजनल इम्बैलेंसेस करा दिए कि हम यहाँ पे अपने स्टेट में दूसरे स्टेट के गुड्स को आने नहीं देंगे, बेचने नहीं देंगे, ये सब चीज़ें करने लगे। इंडस्ट्रियल सिकनेस विच रेज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज वाले भी कुछ सिक हो गए थे, लॉस से डरने लग गए थे कि लॉस हो जाता है इंडस्ट्रीज में, तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं कर रहे थे। हायर कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यू टू लैक ऑफ हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन था नहीं, इस वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लोगों को महंगे लगते थे, लोग लेते नहीं थे। डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे फॉर रिडक्शन इन टैक्स और ड्यूटी टू मेक इम्पोर्ट ईजियर। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा था कि आप लोग ये जो टैक्स ड्यूटी वगैरह है थोड़ी कम कर दी जाए इम्पोर्ट पे। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का यार अगर मैं बात करूं उस टाइम की, और अगर मैं आज भी बात करूं, तो पब्लिक सेक्टर इंडिया का कभी अच्छे से ग्रो करा ही नहीं। हमेशा पब्लिक सेक्टर को दिक्कत आई है इंडिया में। पब्लिक सेक्टर यहाँ मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर का। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। पूरी कैपेसिटी को यूज़ भी नहीं कर पाते थे, इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स को ये लोग यूज़ भी नहीं कर पाते थे। ले लेते थे लेकिन पूरी कैपेसिटी में यूज़ नहीं कर पाते थे। मतलब आधे एरिया में मशीन का काम हुआ है, आधा काम हुआ ही नहीं। इंक्रीजिंग कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, यानी कि पैसे ज़्यादा लग रहे थे लेकिन आउटपुट कम आ रहा था। आगे चलते हम लोग अब। पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, यू कैन से पब्लिक सेक्टर ने कैसे हेल्प करी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट वाज कंसिडर्ड एसेंशियल इन व्यू ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। बहुत सारे यहाँ पे रीजंस है जिस वजह से हमें गवर्नमेंट की नीड पड़ती है कि गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की हेल्प करे। तो गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ पे हेल्प करनी चाहिए। पहली दिक्कत आती है कि कैपिटल नहीं होती प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास पैसे नहीं होते, इसलिए गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि हमें पैसे दिए जाएं और हम अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी इंडस्ट्रीज़ को खड़ा कर पाएँ। इंसेंटिव नहीं मिलता प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, क्योंकि लिमिटेड साइज होता है मार्केट का। अगर मार्केट साइज ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेंगी। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। मेन एम टू गवर्नमेंट इज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट रादर देन प्रॉफिट। मेन एम ये था कि जो पब्लिक सेक्टर है वो सोशल पैटर्न को ज़्यादा फॉलो करे, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा प्रोवाइड करे, प्रॉफिट के पीछे ना भागे। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जरूरी था, बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करना जरूरी था। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर यानी कि इकोनॉमिक को ग्रो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को प्रमोट करना था कि हम लोग इम्पोर्ट ना करें और अपने देश में चीज़ों को बनाएं। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, यानी कि इंडस्ट्रीज को किस तरीके से प्रमोट किया गया, इंप्रूव करा गया। 1956 में आया था ये। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द गवर्नमेंट रेगुलेट्स इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती है। पहला इसमें क्या था, द 1956 रेजोल्यूशन लेट डाउन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। ये मेन ऑब्जेक्टिव से इंडस्ट्रियल पॉलिसी के मैं एक एक करके बता देता हूँ आपको। पहला ऑब्जेक्टिव था कि इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जाए, ग्रोथ हो जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन का। हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए, पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड किया जाए। डिस्पैरिटीज इनकम और वेल्थ में जो इनइक्वलिटी है उसको कम किया जाए। टू प्रिवेंट मोनोपोलीज। मोनोपोलीज को कम किया जाए। कुछ लोग अपने आप को समझते हैं कि हम ही इस चीज़ को बेच सकते हैं, बाकी और कोई नहीं बेच सकता। इंडस्ट्रीज में ऐसा जनरली बहुत होता है, उस चीज़ को थोड़ा कम करा जाए। आगे चलते हैं हम लोग अब।
फीचर्स क्या थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के, आईपीआर 1956 के क्या क्या फीचर्स थे, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला फीचर था न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, नई नई तरह की इंडस्ट्रीज आने लगी, क्लासिफाई कर दिया उन्होंने इंडस्ट्रीज को। स्केड्यूल ए और स्केड्यूल बी। स्केड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी जो फ्यूचर डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल थी एक स्टेट के। सेक्टर बी में शेड्यूल बी में यू कैन से इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड इन शेड्यूल बी। प्राइवेट सेक्टर could supplement the efforts of public sector with the state taking sole responsibility for starting new units। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज थी जो यू कैन से स्टेट के डेवलपमेंट में हेल्प करती थी। ठीक है भाई। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज, शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज। शेड्यूल ए वाली जो थी वो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए थी, और शेड्यूल बी वाली प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो स्टेट को ग्रो करने में हेल्प करती थी। शेड्यूल सी में क्या था, अदर रेसिडुअल इंडस्ट्रीज, जो बाकी इंडस्ट्रीज थी वो सारी शेड्यूल सी में बांट दी गई। स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ कोटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया ताकि देखो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो धीरे धीरे करके लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तो बनेंगी कभी ना कभी, तो पहले हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अच्छा करा जाए। इंडस्ट्रियल लाइसेंस की बात करें, इंडस्ट्री इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टैब्लिश्ड ओनली थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर किसी को इंडस्ट्री खड़ी करनी है तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना जरूरी हो गया अब। इंडस्ट्रियल कंसेशंस were offered private entrepreneurs who are established industry in the backward regions of the country such as टैक्स रिबेट वगैरह दिए गए ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को अच्छा किया जाए इंडिया में। अब हम बात करते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होता है, वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है भाई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में आप लोगों को काफ़ी हद तक पता है, हम लोग फिर भी डिस्कस करते हैं। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है जिसकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होती, उसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जिसकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती उसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, SSI। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं SSI के, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के? लेबर इंटेंसिव होती है, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है क्योंकि ये लेबर की तरफ ज़्यादा यू कैन से लेबर के ऊपर ज़्यादा इंटेंसिव रहती है, मशीन्स की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, जो बंदा ये अपनी इंडस्ट्री खड़ा करेगा उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया एक तरीके से। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ज़्यादा कैपिटल की नीड नहीं होती। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट में हेल्प करते हैं लोग, दूसरी कंट्रीज में गुड्स बेचने में हेल्प करते हैं। सीड बेड्स फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं ये, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अगर ज़्यादातर काम करती है तो वो ये कोशिश करती है कि थोड़ा सा काम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमें करके दे दें। लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है तो आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे भी जा सकते हो। ठीक है भाई, ये सारे फीचर्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि प्रॉब्लम्स क्या फेस करती हैं जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सबसे पहली प्रॉब्लम फेस करती है डिफिकल्टी ऑफ फाइनेंस, पैसा कहाँ से आया जाए, बहुत बड़ी दिक्कत है ये। दूसरी है रॉ मटेरियल की दिक्कत। तीसरी है मार्केटिंग कैसे करी जाए, और मशीन्स वगैरह आउटडेटेड हैं, ज़्यादा ये लोग पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाते, 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो मशीन्स वगैरह भी ज़्यादा मॉडर्न मशीन नहीं ले पाते। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के साथ इनका कॉम्पिटिशन चलता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इनको हरा देती हैं एक तरीके से यू कैन से। फॉरेन ट्रेड की अगर मैं बात करूं उस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस रॉ मटेरियल वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन इन अबंडेंस। अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिया से ब्रिटेन में ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, यानी इंडिया की चीज़ों को ज़्यादा ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाता था। अदर हैंड द फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन वर इंपोर्टेड टू इंडिया। होता क्या था कि रॉ मटेरियल, इंडिया का रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन में, इंडिया का रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन में, रॉ मटेरियल गया यहाँ से ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से फिनिश गुड्स महंगे प्राइस पे हमें बेचते थे इंडिया में, यानी कि हमारा जो एक्सपोर्ट था वो ज़्यादा था इंपोर्ट से। ठीक है, समझ गए ये चीज़। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, ये सब चीज़ें हमें नोटिस करने गई को मिली कि हमारा जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट था वो कम हो गया, हम लोग एग्रीकल्चर चीज़ों को ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की बात करें तो इंक्रीज इन, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट पे ध्यान दे रहे हैं। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंपोर्ट ट्रेड, हम लोगों डायरेक्शन भी चेंज होने लग गई इंडिपेंडेंस के बाद। जरूरी नहीं सिर्फ ब्रिटेन से ही हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, हम बाकी कंट्री से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डिक्लाइन ऑफ ब्रिटेन एज मेन ट्रेडिंग पार्टनर, पहले जो हमारा मेन ट्रेडिंग पार्टनर था वो ब्रिटेन था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज किया, लेकिन अब हम ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं और करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है ट्रेड पॉलिसी। In the first 7 5-year plans of India, the trade was commonly called an inward looking trade strategy। हमारी पहले थी inward looking
ट्रेड स्ट्रेटेजी। द स्ट्रेटेजी इज टेक्निकली नोन एज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है सब्सटीट्यूटिंग इम्पोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इम्पोर्ट ना करें, इम्पोर्ट नहीं करेंगे, खुद बनाएंगे, सेल्फ रिलायंट बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। आज भी मोदी जी इस बारे में बात करते हैं आत्मनिर्भर के बारे में। Imports were protected by the imposition of tariff and quotas which protect the domestic firms from foreign competition। एक्चुअली होता क्या है, अगर हम दूसरी कंट्री से चीज़ों को लेते हैं तो वो हमें महंगी मिलती है, और महंगी मिलेगी तो हमारी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आएगी वो ज़्यादा आएगी, हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। अगर वही चीज़ हम खुद बनाएं तो हम दूसरी कंट्रीज को पैसे ही नहीं देंगे। तो सेल्फ रिलायंट बनना एक अच्छी बात होती है। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी थी। इनवर्ड लुकिंग मतलब खुद पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए और इम्पोर्ट की जगह डोमेस्टिक में ज़्यादा प्रोडक्शन करी जाए, सेल्फ रिलायंट बने। इट हेल्प टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जैसे मैंने बताया कि हम लोग बाकी कंट्रीज को ज़्यादा पैसे ना दें, अपनी कंट्री में ही रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। क्रिएटेड अ प्रोटेक्टेड मार्केट एंड लार्ज डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोडक्ट गुड्स। डोमेस्टिकली गुड्स को हम लोग ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी अगर हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को बनाएंगे तो। हेल्प टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस इन अ कंट्री विच डायरेक्टली लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमारी कंट्री में हम लोग अपने ही सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देंगे ना तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। क्रिटिसिज्म क्या हुआ, लोगों ने क्यों इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अच्छा नहीं माना? क्योंकि इससे ग्रोथ नहीं हो पाई ज़्यादा कंट्री की ना, क्योंकि सेल्फ रिलायंट बन नहीं पाए इंडिया आज तक। सारी चीज़ें हम लोग खुद नहीं बना पाए, तो ये बहुत ही बड़ा एक तरीके से यू कैन से फेलियर हो गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का। लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। कंपटीशन होता नहीं था, डोमेस्टिक सारे प्रोडक्ट्स हैं, कंपटीशन नहीं होगा तो क्या होगा कि मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाता था इससे। इनसफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। इन एफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज मतलब पब्लिक सेक्टर भी अच्छे से चीज़ों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, इसलिए लोग चाहते थे कि हम लोग बाहर से ही चीज़ों को मंगाए। और एफिशिएंसी भी अच्छे से नहीं थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। हमारे देश में अच्छे से गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं होते तो कैसे कंट्री एक सेल्फ रिलायंट बनेगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। लाइसेंसिंग इज अ टूल ऑफ फॉर चैनलाइजिंग स्कार्स रिसोर्सेज इन प्री डिटरमाइंड प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। देखो यार, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए ज़रूरी हो गया था एक लाइसेंस लेना गवर्नमेंट से। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेजोल्यूशन एक्ट पास हुआ एक 1951, जिसको हम बोलते हैं IDRA एक्ट 1951, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेजोल्यूशन एक्ट। इसमें क्या क्या चीज़ें थी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो डेवलपमेंट है वो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये एक्ट पास किया। मोनोपोली को अवॉइड कराने के लिए एक्ट पास हुआ। मोनोपोली को अवॉइड कराने का मतलब यहाँ पे है कि जो लोग अपने आप को मानते थे कि हम ही काम कर सकते हैं ये वाला, उस चीज़ को गवर्नमेंट ने रिमूव करने की कोशिश करी। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस करने की कोशिश की गई। रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस किस तरीके करा गया कि स्टेट वाइज जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्रीज का वो बैलेंस रहे। प्रिवेंशन ऑफ अनड्यू कंपटीशन। अनड्यू कंपटीशन को प्रिवेंट करने के लिए पास किया गया कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता था, उस चीज़ को कम करने के लिए किया गया। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स फॉरेन एक्सचेंज अंडर दिस एक्ट फॉलोइंग और एप्लीकेबल। तो ऐसा हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज पे ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दिया गया। हम लोग ये चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें और इम्पोर्ट कम करें, तभी हमारे देश की जो GDP है, नेशनल इनकम है, वो बढ़ जाती है। ऑल द स्केड्यूल इंडस्ट्रीज शुड बी रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। सारी स्केड्यूल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के अंडर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया। अ लाइसेंस मस्ट बी ऑब्टेन बाय ऑल द न्यू इंडस्ट्रीज। हर एक नई इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया। गवर्नमेंट इज ऑथराइज टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ एनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्रीज को देख सकती है वो किस तरीके से काम कर रही है। अगर वो गलत तरीके से काम कर रही है तो गवर्नमेंट खुद मैनेजमेंट संभालेगी उस इंडस्ट्री का। क्रिटिसिज्म क्या था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ये जो बात हुई, जो IDRA एक्ट 1951 पास हुआ, इसको लेके लोगों को क्यों अच्छा नहीं लगा? ये पहली दिक्कत ये थी कि गवर्नमेंट बहुत सारे लाइसेंस को रिजेक्ट करती थी, अपने अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर दिया, अपने अकॉर्डिंग रिजेक्ट करती थी। जो तरीका था इनका एक्सेप्ट रिजेक्ट का वो लोगों को पसंद नहीं आया। यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है टेक्नो एग्जामिनेशन जो था डायरेक्टर जनरल का, किस तरीके से वो लोग टेक्नोलॉजी को एग्जामिन करते थे, वो तरीका बिल्कुल ही गलत था। समझ ही नहीं आता था किस तरीके से इंडस्ट्रीज को लाइसेंस दे रहे हैं ये। लाइसेंसिंग पॉलिसी रिजल्टेड इन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा क्योंकि इंडस्ट्रियल सेटअप ही नहीं होने देती थी गवर्नमेंट। इन रियलिटी पॉलिसी हेल्प, ये जो नई पॉलिसी थी ये सब लार्ज स्केल बिजनेस के काम आई। रीजन क्या था इसका? रीजन देखो मैं नीचे लिख दिया, परमिट लाइसेंस राज। परमिट लाइसेंस राज क्या था? भ्रष्टाचार जिसको हम बोलते हैं, एक तरीके से भ्रष्टाचार बोल लो इसको आप। द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज मेनी टाइम्स ग्रांटेड लाइसेंस टू बिग बिजनेस हाउसेज विदाउट प्रॉपर स्क्रूटिनी ऑफ देयर एप्लीकेशंस।
तो क्या करते थे ये लोग, यानी ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बंदे थे, ये बिग बिजनेस हाउसेस को ऐसी लाइसेंस दे दिया करते थे बिना किसी स्क्रूनिटी के, बिना किसी चेकिंग के, ऐसी बांट दी लाइसेंस, ठीक है, पैसों के रूप में, पैसा दो लाइसेंस ले जाओ। भ्रष्टाचार जो होता है इंडिया में कब से होता आ रहा है ये। सो आई होप आप लोगों को ये वाला चैप्टर समझ आ गया है। सेशन 2 आप लोगों का जो मैंने आपको कराया इंडस्ट्रियल वाला, 1950 से लेकर 1990 तक, यानी कि इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी 1950 से लेकर 1990 के बीच में। हम लोग सेशन नंबर 3 करेंगे कल। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोग सबसे पहले मिलती रहें। थैंक यू।